नमस्कार। प्रारब्ध के एक चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। मैं रंजय त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल अलग ही विषय तो नहीं परंतु एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो अभी पिछले कुछ समय मेरे साथ हुआ है उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। जैसा कि मेरा आप लोगों को मालूम है कि एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है। मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाता हूँ जिसमें हम लोग भारत के तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और संस्थानों को और इंडस्ट्रीज़ को कैटर करते हैं। इसके लिए मुझे जो है कई देश के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है। कई देश के बिजनेस वेंचर्स जो है वेंचरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उनके टीम आती है और हमारा खुद का भी जो है कई विदेश कंपनी के साथ में टाई अप है। तो ऐसे ही अभी हमारे एक फ्रेंच कंपनी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आए थे, कॉर्पोरेट सेल्स डायरेक्टर और ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर, और वो इंडिया में आए। उनमें से जो ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर, हालांकि उनके साथ में 15 साल से एसोसिएटेड हो और वो लगभग 15 साल से इंडिया लगातार आ रहे हैं। सन 2008 से वो इंडिया भारत आ रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ भारत के विभिन्न इलाकों का बहुत गहरा एक तरह से कह सकते हैं अध्ययन किया हुआ है। घूम घूम करके वो उनकी विजिट आईआईटीज़ और एटॉमिक एनर्जी और तमाम अलग इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च संस्थानों पे होती रही है और वो भारत से 15 साल से आने की वजह से भारत से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन इस बार उनके साथ जो आए थे वो पहली बार भारत उनका आना हुआ था। उन्होंने इसके पहले भारत को प्रैक्टिकली देखा नहीं था। तो मेरे सामने इस समय दो एक्सपीरियंस थे, एक जो पहली बार भारत आ रहे थे, एक जो कई बार भारत आ चुके थे। जो कई बार भारत आ चुके थे उनका अंतिम विजिट भारत में था लगभग 2016 के अगस्त में। उसके बाद वो भारत नहीं आए थे क्योंकि कंपनी में थोड़ी सी चेंजेस हुए थे, बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से वो भारत नहीं। जब भारत आने का उनका चांस बना तब तक ये कोविड वगैरह का ये सारा मामला चालू हो गया, तो उनका आना रुक गया। अब वो भारत आए। अब ये लोग भारत आए तो हमारी जो जर्नी शुरू हुई वो बेंगलोर से शुरू हुई। वो लोग पेरिस से बेंगलोर आए, बेंगलोर से हम लोग बेंगलोर में रुके, बेंगलोर से हम लोग चेन्नई गए, चेन्नई से हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद से हम लोग भुवनेश्वर गए, हम लोगों ने पुरी कोणार्क घूमा, हम लोग असम गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, मोहाली और लखनऊ आए, कानपुर गए। फिर उसके बाद में वो मुंबई उनकी अंतिम स्थान था, मुंबई गए। मुंबई में 2-3 दिन रुक करके तमाम व्यवसाय के काम करके वो वापस चले गए। जब वो आए तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग साथ ट्रैवल कर रहे थे, साथ होटलों में रुक रहे थे और जब काम ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद हम लोग आसपास के स्थल भी देखने जाते थे। उनमें से जो पहले से आते रहे हैं भारत में, उनको भारत के मंदिरों में जाना बहुत पसंद था। वो भारतीय कल्चर से बहुत प्रभावित थे तब से ही। और हालांकि उन्होंने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है, उंगली में, बीच वाली उंगली में, दाएं हाथ के, जिसमें गणेश जी की आकृति है। और वो भारत के जो में भजन जो स्लो वाले होते हैं, जैसे जगजीत सिंह के राम धुनी है और शिव जी के मंत्र हैं, ये सब बहुत ध्यान से वो सुनते हैं। सुबह उठते हैं वो सुनते हैं, हालांकि उनको समझ में नहीं आता लेकिन उनको अच्छा लगता है, उनको सुनते हैं। और उनको जो मतलब जब मैंने देखा मेरे बगल में बैठे थे वो अब हेडफोन लगा लेते थे और एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि विच फ्रेंच सॉन्ग यू आर लिसनिंग, तो उन्होंने बताया नो इट्स नॉट फ्रेंच, इट्स हिंदी, इट्स हिंदू। मैं सरप्राइज़ हो गया कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा उसमें हे राम बज रहा था। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो जब से इंडिया आए हैं, आने के 1 साल 1.5-2 साल के बाद से वो भारत के भजनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और खाली समय में ट्रैवल पे भी सुनते हैं। और जब सुबह सो के उठते हैं तो घर में वो ऐसी म्यूज़िक लगा देते हैं और वो बताते हैं कि जब से वो ये सब करते हैं उनके अंदर घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक बार वो मेरे साथ जब बनारस गए थे, 2012 या 13 में बनारस में थे मेरे साथ, तो उन्होंने बनारस से गंगा जल भी लिया था और गंगा जल वो लेकर के अपने घर गए हैं। उन्होंने गंगा जल रखा और बनारस की मिट्टी, मतलब हम लोग जब बनारस गंगा जी पार करके जब रामनगर की तरफ गए तो वहाँ पे जो बालू वाला एक है कि वहाँ से उन्होंने कुछ वहाँ से रेत जो है उठा लिया था
हालांकि वो मेरे नज़र से गुजर गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो उन्होंने वो बताया कि उन्होंने वो बनारस की पवित्र मिट्टी और बनारस का गंगा जल अपने घर में उन्होंने रखा हुआ है। तो फिर मैंने उनसे बातचीत किया। तो बातचीत में हम लोग जब अलग अलग पॉइंट पे आते थे तो दो एक्सपीरियंस थे। एक एक्सपीरियंस था जो पहली बार भारत आ रहा था, जो कि पहले 5 दिन भारत में आके बहुत इरिटेट हुआ। एक दूसरा एक्सपीरियंस था जो भारत कई वर्षों से आ रहा है और वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल कूल शांति से चल रहा है। तो पहले मैं उनको बताता हूँ, जो भारत पहली बार आए थे, जो इरिटेट हो रहे थे, वो आए, वो रुके और 5 दिन के बाद वो कैसे कैसे मूड हो गए। जब वो आते थे तो उनको सड़क पे ट्रैफिक अजीबोगरीब बेतरतीब लोग चल रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से चल रहे हैं। खाने में मसाले बहुत ज़्यादा हैं, मिर्च बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ें जो हैं वो होटल में रूम में रुके हुए हैं तो उनको जो चीज़ें वो समय से चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। जब ट्रेन पे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ है, लोग अफरा तफरी इधर उधर भाग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करना है। ये सब होने के करके वो 5 दिन के बाद में उनने मेरी उनसे जब डिस्कशन हुई, तब 5 दिन के बाद में उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया और उनका ये कहना था कि आई हैव ट्रेवल्ड एटलीस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड। ये उनका भारत पहला आना था। उन्होंने पूरा यूरोप के ही हैं, भारत फ्रांस के हैं, पूरा यूरोप ट्रैवल किए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, फिर आपका जापान, कोरिया, मतलब तमाम ये सब देश, चाइना सब गए हुए हैं। उनका सबसे पहला जो एक ऑब्जर्वेशंस था वो ये था कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कूल, काम और पेशेंस वाला व्यक्ति भारत के लोग हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पे अफरा तफरी है उतने ही लोग शांत हैं। कोई गाड़ी आ रही है, दूसरा आदमी उस गाड़ी को करके निकल जा रहा है, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। सड़क के ऊपर में जानवर भी हैं, लोग उसको अवॉइड करके बचा करके चले जा रहे हैं। ये उनके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। अब पहले तो अजीब लगा, फिर बाद में उन्होंने लिखा कि ये सही है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से पूछी और उन्होंने जो उनको समझ में आया कि भारत का जो एक सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव व्यवस्था है। प्लस वो हैरान थे कि बेंगलोर में जब कुछ लोगों से हम मिल रहे हैं या चेन्नई में किसी से मिल रहे हैं तो हम इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपको आपस में, आप लोग क्यों नहीं आपस में एक भाषा में बात कर सकते हो। जब मैंने उनको बताया कि भारत के जो विभिन्न राज्यों की एक दूसरे की भाषा, हम मूल भाषा नहीं समझ पाते हैं और हम लोगों को बात करने के लिए इंग्लिश चाहिए होती है। हालांकि अब हिंदी डोमिनेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले की भी कम है। हो सकता है इंस्टीट्यूशंस में पढ़े लिखे हिंदी जानने वाले मिल जाएं, लेकिन अगर हम थोड़ा दूर जाते हैं, साइकिल, ऑटो रिक्शा या और लोगों से बात, वो ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए हम लोगों को इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो वो सरप्राइज थे कि इंडिया में जो ऑटो चला रहा है, जो होटल में रेस्टोरेंट वेटर है, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल ले रहा है। मतलब वो उन्होंने बताया कि अगर फ्रांस में आप आइए तो इतनी इंग्लिश वो लोग नहीं बोल पाएंगे, आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा फ्रेंच बोलते हैं। और जबकि भारत में उनको लगा कि अब वो अगर अकेले आएंगे तो उनको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो भारत के लोगों से इंग्लिश में, छोटे से छोटे सड़क पे चलते व्यक्ति से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वो कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोल करके उसको समझा देगा, उसको बता देगा। ये चीज़ उनके देश में पॉसिबल नहीं है। प्लस उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, चाहे वो खाने के लिए ऑर्डर करते हैं या किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने देखा है कि जो भारत का जो सर्व देने वाला है, ही ट्राइज फॉर द बेस्ट। मतलब कि अगर वो कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो अपने लेवल से अलग हट करके, या किसी चीज़ को कस्टमाइज ही करना पड़े, उसके अनुसार उसको बदलना पड़े, उस हिसाब से वो आगे बढ़ के वो बोलता है कि ये मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग है कि मैंने और कहीं भी नहीं देखा कि अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूँ लोगों को करने के लिए तो उसको परेशानी हो जाती है कि मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, या तो मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। और जो हमारे जो पुराने, जो 15 साल से के पुराने थे, उनका
आना जाना था, तो वो बिल्कुल यूज्ड टू थे, उनको मालूम था वो सड़क पे चल रहे हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंट थे। शुरू में तो पहले वाले भाई साहब को डर लगा, अरे सीट बेल्ट नहीं बांधा है, पीछे बैठा हूँ सीट बेल्ट नहीं है, लेकिन 5 दिन या 7 दिन, 1 वीक के बाद उनको पता लग गया कि भारत में उन्होंने किसी भी इतने लंबा, हम लोगों ने 3 हफ्ते की भारत की यात्रा की, उन्होंने कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, लोग तेज चल रहे हैं, आड़े तिरछे चल रहे हैं, बट वो बोले कि मोर और लेस इट लुक्स डेंजरस बट इट इज सेफ। प्लस उन्होंने बोला कि जैसा मेरे अंदर में एक इंडिया का एक रोड मैप बना हुआ था कि इंडिया ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बेतरतीब रहेगा, उससे कुछ नहीं है, उनको बहुत पसंद आया। और जो हमारे जो पुराने 15 साल भारत के एक्सपीरियंस रहे, वो जिद पकड़ लेते थे, जैसे ही शाम का 5 साढ़े 5 बजा काम का ख़त्म हुआ, उन्होंने तुरंत जिद पड़ी कि भैया इस शहर में मंदिर दिखाओ, मुझे मंदिर जाना है, दर्शन करने जाना है। वो दर्शन करने जाते थे मंदिर में। और प्लस वो जो उनके साथ में नए आए थे, उनको भी साथ में वो फ्रेंच में बोल बोल के समझाते रहते थे कि इंडिया में कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब बात आते हैं कि जो पहले 2016 में जो जिनकी अंतिम भारत की यात्रा थी, और अब जो 2023 में आए हैं, लगभग बीच में 6 साल का गैप रहा है उनका भारत आने में, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय से अभी तक काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने रोड यात्राएं, सड़क की यात्राएं बहुत करी, उनको बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे मिले। प्लस वो जब इंस्टीट्यूशंस में गए, जिन संस्थानों में गए, उन संस्थानों का जो रूपरेखा बदला हुआ है, जो आपस में बात करने का जो प्रोफेशनलिज्म आया है, वो सरप्राइज थे कि पहले से अभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। लोग प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हैं, लोग टाइम बाउंड बात कर रहे हैं, लोग नई डिस्कवरीज पे बात कर रहे हैं, और उन नई डिस्कवरीज के कॉमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्लस वो भारत में चलते चलते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, और वो बहुत खुश थे कि भारत में उन्होंने गाड़ियाँ गिन डाली एक तो सड़क पे। गाड़ियाँ गिनने के बाद में वो इतने प्रभावित हुए। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि नहीं, जो आप भारत में जो सड़क पे जो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियाँ भारत में ही बनी हुई हैं। भले ही वो कंपनी विदेशी है, हुंडई कोरिया की कंपनी, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में है। भले ही आपको सुजुकी जापानी निकले कि वो भारत में कई वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो उन्होंने गिन डाला कि जब हम पहले आते थे, उसी ज़माने में हम लोगों को लग्जरी कार्स में देखने के लिए या बड़ी कार्स में देखने के लिए हमको विदेशी गाड़ी नहीं, लेकिन अब वो टाटा की गाड़ियाँ और महिंद्रा की गाड़ियाँ सड़क पे देख रहे थे। कई गाड़ियाँ रहती थी तो वो जा करके खोल के देखते थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि टाटा और महिंद्रा और जैसी गाड़ियाँ ये जो है भारत में बन रही हैं, और इतनी अच्छी बन रही हैं, खूबसूरत बन रही हैं, उसके फीचर्स अच्छे बन रहे हैं। तो ये उन्होंने पिछले 7 साल में ये इवोल्यूशन देखा, और ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे पास खुद एक टाटा की नई गाड़ी है, तो मैंने उनके साथ अपनी गाड़ी में घुमाया, तो अंदर में बैठ करके बड़े खुश थे। उस पर्टिकुलर गाड़ी में बैठ के बोले कि आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन BMW। तो खैर एनीवे, तो ज़्यादा हो गया उनका बोलना, लेकिन उनको गाड़ियाँ पसंद आई। उन्होंने सड़क पे गाड़ियाँ गिन डाली, और बाद में उन्होंने बोला कि नाउ आई सी ऑन इंडियन रोड एवरी थर्ड व्हीकल इज़ 100% इंडियन कंपनी ओन्ड व्हीकल, मतलब मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा हो। ये वो उन्होंने बोला कि ये आपका बहुत अच्छा इवोल्यूशन रहा है। सड़क उनको बहुत अच्छी लगी। प्लस उन्होंने हमारे साथ नई लुक शताब्दी और वंदे भारत में उन्होंने हमारे साथ ट्रैवल किया, उनको बहुत मज़ा आया। उन्होंने बोला कि दिस वॉज समथिंग विच इंडिया वॉज रिक्वायर्ड, नाउ यू आर गेटिंग इट, नाउ यू हैव इट। तो मैंने जब उनको बताया कि आने वाले टाइम पे, कम से कम आने वाले समय पे जो सरकार का प्लान है, अगले 4-5 साल में 150 वंदे भारत एक्सप्रेस और इस पटरियों पे दौड़ेगी। वो लोग जो 2016 में आए थे, तब से लेके आज के बीच में रेलवे स्टेशंस और जगहों की, सड़कों के आसपास में जो सफाई और चीज़ों थी, उसको देख करके वो बहुत इंप्रेस थे कि बहुत बदल गया है भारत। प्लस उन्होंने जो और एक ऑब्जर्वेशन अपने बीच में साथ में दिखाई कि हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज़ में मिले, कुछ कंपनीज़ में मिले, जिसमें वो चाह रहे थे कि हम इनके साथ एसोसिएशन करें। तो वो इस चीज़ को लेकर के बहुत इंप्रेस थे कि अब भारत का जो मैन्युफैक्चरर है वो रियल वेरी गुड लुकिंग फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहा है, और क्वालिटी के साथ बना रहा है। तो वो उन्होंने खैर कुछ कंपनी से साथ में हो सकता है वो एसोसिएशन अपना करें भी, और आने वाले टाइम पे ये हाईटेक प्रोडक्ट जो भारत में बन रहे हैं वो उसको यूरोप में इंट्रोड्यूस भी करें। सो ये एक अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना ये था कि जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है,
जो व्यक्ति बाहर से आया, जो भारत को जिसने 6 साल के गैप के बाद देखा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जो नया भारत में आया उसने देखा, और आने वाले टाइम पे अगर हो सकता है तो वो कंपनी भारत में बहुत जल्दी ही अगले 6 महीने से साल भर के अंदर में एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एज ए मेड इन इंडिया वो लोग यहाँ पे भी आएंगे। हमारा एसोसिएशन है उन कंपनी के साथ में, सो वी विल बी एबल टू लॉन्च 100% मेड इन इंडिया इक्विपमेंट विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच। तो कुल मिला के मेरा ये एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा, और उन लोगों का एक्सपीरियंस भारत में आकर के इस बार बहुत अच्छा रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत इस समय में बदला है वो बदलाव आप लोग भी महसूस कीजिए। भारत में जो नई बयार चल रही है, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, स्टार्टअप वगैरह वगैरह की, उसके भागीदार बनिए। और विश्व भारत को नोट कर रहा है, भारत को देख रहा है, और विश्व के तमाम देश के औद्योगिक घराने, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर के वो जाते जाते कह गए कि भारत का जो आज जो अपना एक लोगों का जो विचार है, जो भारत के लोगों में पेशेंस है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो ट्रेडिशन है, उसको इंटैक्ट रखते हुए हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आगे जाएं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे जाएं, ह्यूमन रिसोर्सेज में आगे जाएं। ये उनका मानना था, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, उसके लिए धन्यवाद।